हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड में हम मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन की जो योजना अपनाई गई थी और सांकेतिक मुद्रा, इन दो पर बात करेंगे। राजधानी परिवर्तन उसकी सबसे असफल योजना और उसको अपयश दिलाने वाली योजना थी, क्योंकि यह पूर्ण रूप से ही फेलियर गई थी। इसमें अत्यधिक उसका धन वेस्ट किया हुआ था और इस कारण से जनता को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 1326 और 27 के बीच में उसने इस योजना का निर्माण किया था। डॉक्टर के निज़ामी के अनुसार उसने मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को राजधानी बनाने का निश्चय किया और स्वयं ने उसका नाम दौलताबाद रखा था। यानी देवगिरी उसकी राजधानी थी। देवगिरी उस स्थान का नाम था और बाद में परिवर्तित करके उसको दौलताबाद कर दिया गया था। प्रश्न यह उठता है कि जब दिल्ली एक अच्छी खासी राजधानी के रूप में इस्टेब्लिश थी, तो फिर क्या सोच करके उसने एक नई राजधानी का निर्माण किया था। इस संबंध में अलग अलग इतिहासकारों के अपने मत हैं। बर्नी का मानना यह है कि साम्राज्य के केंद्र में देवगिरी का होना राजधानी परिवर्तन का कारण बना। दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ने वाला जो मुख्य स्थान था वह देवगिरी था, इसलिए उसने देवगिरी को राजधानी के रूप में चुना था। वहीं इब्न बतूता लिखता है कि दिल्ली के लोगों से मोहम्मद बिन तुगलक तंग आ गया था, क्योंकि उन्होंने बड़ी असामान्य भाषा में उसको पत्र भेजने शुरू किए थे और उसके इस प्रजा के इस असम्मानपूर्ण व्यवहार के बदले में उसने उन्हें सज़ा देने के लिए इस योजना को अपनाया था। इसामी लिखता है कि दिल्ली के नागरिकों की शक्ति को तोड़ने के लिए, यानी जो एकजुटता वो लोग दिखा रहे थे, उस शक्ति को तोड़ने के लिए उसने राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई थी। प्रोफेसर हबीबुल्ला लिखते हैं कि दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति के विकास के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाना चाहा और देवगिरी चूँकि सेंटर में स्थित था, इसलिए उसने शासन की सुविधा की दृष्टि से देवगिरी को राजधानी बनाया और दक्षिण भारत में वह मुस्लिम संस्कृति को फैलाना चाहता था, इसलिए राजधानी देवगिरी हुई। डॉक्टर मेहदी हुसैन ने कहा है कि देवगिरी को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाना ही मुख्य रूप से राजधानी परिवर्तन का कारण बना था। अब इस संदर्भ में विचार चाहे कुछ भी हो, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में देवगिरी को राजधानी बनाने का निश्चय किया और इसके लिए उसने आदेश जारी कर दिया कि दिल्ली के समस्त प्रजा अब नई राजधानी दौलताबाद के लिए रवाना होगी। इतिहासकारों के अनुसार उसने जो ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से दिल्ली में कहते हैं कि कुत्ते तक वहाँ पर बाकी नहीं रह पाए थे। तो इस तरह से उसने यह जो ऑर्डर दिया था, वह बर्नी लिखता है कि उसने अपनी ही बर्बादी का ऑर्डर, उसने आदेश जो था वह जारी किया था। वह कहता है कि दिल्ली खाली हो जाने के पश्चात उसने स्वयं ने महल की छत पर चढ़ कर के देखा कि कहीं किसी घर से धुआं तो नहीं निकल रहा है। जब उसे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, तब उसे यह सेटिस्फेक्शन मिला कि दिल्ली अब खाली हो चुकी है और वह राजधानी के तौर पे अब दौलताबाद जा सकता है। इस प्रकार से दिल्ली को उसने सुनसान कर दिया और राजधानी के रूप में देवगिरी को विकसित किया।
परंतु उसने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि चूँकि जनता इतनी दूर जा रही है, दिल्ली से दौलताबाद का जो रास्ता है वो 1200 किलोमीटर के 1200 किलोमीटर लंबा है। तो उसने यह निश्चय किया कि जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़े, इसलिए उसने मार्ग में हर 3 कोस की दूरी पर छायादार पेड़ और लोगों के खाने की और ठहरने की सराय की व्यवस्था उसने मुख्य रूप से कर दी थी, ताकि जनता को किसी भी प्रकार का कष्ट का सामना नहीं करना पड़े। दोनों किनारों पे उसने छायादार वृक्ष लगाए थे और साथ ही साथ पानी पीने की सुविधा भी सबको दी गई थी और यातायात के साधन भी उपलब्ध कराए गए थे। और लोगों को यह घोषणा कर दी गई थी कि संपत्ति का जो भी मुआवजा होगा, जो यहाँ से खाली करके आप वहाँ लेकर के जा रहे हैं, उसमें कुछ भी अगर ख़राब होता है तो संपत्ति के नुकसान का जो भी मुआवजा होगा वह दिया जाएगा। दौलताबाद में उसने लोगों के रहने की मुफ्त में रहने की और खाने की व्यवस्था करी थी। परंतु इतनी सब सुविधाएं होने के बावजूद भी 40 दिन की लंबी यात्रा प्रजा के लिए एक बहुत कष्टकारी रही और प्रजा के लिए दुखदाई रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने यह जो योजना अपनाई थी, यह मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा को देखते हुए भी अपनाई थी। हालांकि हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक आते आते मंगोल आक्रमण समाप्त हो गए थे, परंतु राजधानी परिवर्तन जो उसने ये करा था वह अंततः असफल ही रहा था, क्योंकि 14 साल बाद उसने पुनः आदेश जारी किया कि हम राजधानी पुनः दिल्ली बसाने जा रहे हैं, इसलिए जो भी जना दिल्ली आना चाहता है वह दिल्ली वापस आ सकता है। यह आफत जो जनता को पहले भुगतनी पड़ी थी वह पुनः उनके सामने थी। अतः इस समय जनता ने प्रेफर किया कि वे जहाँ हैं वहाँ रहें और कुछ लोग लौट करके भी गए थे, पर साधारण नागरिक जो थे वह इस आदेश से पुनः अप्रसन्न थे। इस प्रकार से राजधानी परिवर्तन की योजना भी उसकी असफल ही रही थी। उसने जो कार्य किया था, अगर वह समझदारी से निर्णय लेता तो सिर्फ अपने दरबार को या अधिकारियों को या उन ऑफिशियल्स को दौलताबाद जाने की आज्ञा देता जो प्रशासन से संबंधित सहायता के लिए बने थे, मगर उसने संपूर्ण जनता को ही दिल्ली जाने की आज्ञा दी थी, जो कि फिजिबल नहीं थी। वह यह सोचता था कि उत्तर भारत से ज़्यादा अच्छी राजधानी दक्षिण भारत होगी, तो वह दक्षिण भारत को या देवगिरी को भी राजधानी पूर्ण रूप से बनाने में असफल रहा था। वहाँ पे जो मुस्लिम संस्कृति का केंद्र वह बनाना चाह रहा था, उसको भी वह नहीं बना पाया था। तो इस तरह से सुल्तान महमूद बिन तुगलक का राजधानी परिवर्तन एक मूर्खतापूर्ण कदम साबित हुआ और इसकी असफलता का जो मुख्य कारण था वह यह कि उसने राजधानी का जो चुनाव किया था वह ही गलत था। भारत की राजधानी दिल्ली वह अपने सामरिक महत्व के कारण ज़्यादा परफेक्ट थी और अंततः उसको वही अपनाना पड़ा था। दूसरा, उसने जो राजधानी परिवर्तन का तरीका अपनाया था वह गलत था, क्योंकि वह अपने सिर्फ ऑफिशिएटिंग या ऑफिशियल्स को वहाँ ले जा सकता था, न कि संपूर्ण जनता को। इसलिए जब वहाँ पहुँचने के पश्चात उसको अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने पुनः दिल्ली आने का निश्चय किया, तो यह उसकी एक मूर्खता ही साबित हुई। उसने उतना ही अपना धन का अपव्यय करा, योजना को क्रियान्वित करने में जनता को उतना ही कष्ट दिया और उसकी प्रतिष्ठा जो थी वह भी दांव पर लग गई थी और लोगों के यह समझ में आने लग गया था कि सुल्तान बिना किसी सोच समझ के निर्णय लेता है।
इसके पश्चात उसने एक और योजना करी थी, वह था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 और 30 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। यह जो योजना थी वह उसने खजाने की कमी की पूर्ति करने के लिए और साम्राज्य विस्तार की नीति के फलस्वरूप जो उसका धन खर्च हुआ था उसको पुनः प्राप्त करने के लिए या मेंटेन करने के लिए उसने इस योजना का क्रियान्वित की थी, मगर उसकी यह योजना भी असफल रही, क्योंकि उसने तांबे के, बर्नी ने जो लिखा है कि उसने तांबे के सिक्कों को प्रचलित किया था और ये जो धातु के सिक्के हैं ये लोग बाग अपने घर में ही बनाने लग गए थे। दूसरा, उसने जो ये तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था, ये सिक्कों का मूल्य उसने चांदी और सोने के टंके के बराबर ही रखा था। तो लोग इस टंके को उस मूल्य के आधार पर अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। मोहम्मद बिन तुगलक की इस योजना को भी असफलता ही प्राप्त हुई, क्योंकि जैसा कि प्रोफेसर मोहम्मद हबीब कहते हैं, मोहम्मद हबीब ने तो इसका दोष जनता पर डाल दिया है। उनके अनुसार जनता ने इन नवीन सिक्कों के धातु को परखने की चेष्टा ही नहीं करी और इसके फलस्वरूप वे नकली और असली में कोई अंतर ही नहीं कर सके थे। जबकि अन्य इतिहासकार जो हैं वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजना ही बिल्कुल गलत थी। उसने कोई भी ऐसी चीज़ इन सिक्कों पे नहीं जारी की थी जिससे ये सिक्के कुछ अपना महत्व अलग से रखते, और जनता ने तो अपने घरों में ही नकल के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। बर्नी कहता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। हालांकि ये गलत है कि सिर्फ हिंदू का ही घर क्यों टकसाल बना, मुसलमानों ने भी इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने ये सिक्के अपने घर पे ही बनाने शुरू कर दिए। प्रजा ने एक और फ़ायदा उठाया कि राजकोष में जब भी कर जमा करवाते थे तो उन्होंने ये तांबे और पीतल के सिक्कों में कर को जमा कराना शुरू करा और सोने और चांदी के सिक्के उन्होंने अपने लिए रख लिए। इसलिए जिस मकसद से तुगलक ने यह कार्य करा था कि राजस्व की भरपाई हो सकेगी, और वह भी कार्य असफल ही रहा था। तो ये सिक्के भी, उसके सांकेतिक सिक्के जो थे वे 3-4 वर्ष ही चल पाए, और 3-4 वर्षों में जब उसको असफलता नज़र आई तो उसने इन सिक्कों का प्रचलन ही बंद कर दिया और उसने पुनः चांदी और सोने के सिक्कों का ही चलाना प्रारंभ करा। सरकारी टकसाल में सोने और चांदी के सिक्कों की जगह पे ये पीतल और तांबे के सिक्के इकट्ठे हो गए थे। उसकी भरपाई भी करनी अब मुश्किल हो रही थी, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उन सिक्कों के बदले में फिर सोने और चांदी के सिक्के टकसाल में दिए। इससे राजकोष में जो भी सिक्के अभी तक बाकी थे वह भी राजकोष खाली हो गया था, और यह योजना भी उसकी पूर्ण रूप से ही असफल रही थी। सुल्तान जो अब हमें समझ में आता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक में बुद्धि नहीं थी, व्यवहारिकता नहीं थी। वह योजना तो बनाता था और उन योजनाओं को वो अपने अकाट्य सिद्धांतों के आधार पर सिद्ध भी कर देता था और कहता था कि यह बिल्कुल ठीक है और ये इसकी आवश्यकता है, परंतु जब कार्य रूप में परिणत करता था तो वह उसकी पूर्ण रूप से उसकी क्रियान्विति नहीं हो पाती थी। इस कारण से वह असफल रहता था। एक और योजना जो उसने अपने जीवन काल में करी थी वह थी कि मोहम्मद बिन तुगलक अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, और इस साम्राज्य विस्तार के लिए उसने ऐसी योजना का पालन करना प्रारंभ किया, दिमाग में उपजानी प्रारंभ करी कि उसने
कराजल और खुरासन की विजय का ही योजना बना डाली। खुरासन जो था वह इराक, प्रेजेंट इराक जो है वह खुरासन है। तो 1327-28 में जब मंगोल वापस चले गए तो उसने यह योजना बनाई कि वह खुरासन पर विजय प्राप्त करेगा, और इसके लिए उसने अपनी सेना 37,000 सेना मतलब एक बहुत बड़ी सेना को उसने इकट्ठा किया, और इस पूरी सेना को 37,000 सेना को 1 साल का अग्रिम वेतन भी दे डाला। और इस वेतन देने के फलस्वरूप कुछ ऐसे व्यक्ति जो भगोड़ों के रूप में सेना में भर्ती हुए थे, वे वहाँ पैसा मिलने के पश्चात वे यहाँ से भाग गए थे। तो ऐसी स्थिति में उसका जो पैसा था वह भी बर्बाद हो गया था। फिर क्योंकि इतनी दूर था तो वह इस योजना को क्रियान्वित भी नहीं कर सका, वह मतलब उसको परिणति नहीं हुई, यह योजना ही बन करके रह गई। उसकी जो 37,000 की सेना थी और जिसको 1 साल का वेतन दिया था वह भी उसका बर्बाद ही चला गया था। इस तरह से इस योजना से उसको ज़बरदस्त आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी। दूसरी योजना उसने करा था कि वह कराजल पे विजय करेगा। कराजल हिमालय की तराई में कुमायूं के क्षेत्र में स्थित पहाड़ों पर स्थित यह जगह थी। वह चाहता था कि पहाड़ी राज्य जो हैं वह उसके अधीन आ जाए और उसके जो विद्रोही हैं वो किसी भी तरह से वहाँ पर किसी भी प्रकार की शरण उनको प्राप्त नहीं होए। इस अभियान का जिम्मा जो है वह खुसरो मलिक को दिया गया था, परंतु इस अभियान में भी क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने की युद्ध करने की उसकी सेना अभ्यस्त नहीं थी, अतः इस अभियान में भी उसका काफ़ी नुकसान हुआ। और यह कहा जाता है, इब्न बतूता जो लिखता है वह कहता है कि पूरी सेना में से केवल 3 अधिकारी ही उसके जिंदा वापस लौट करके आए थे। तो यह आक्रमण भी उसका धन अपव्यय करने का एक कारण बना। उसकी सैनिक शक्ति भी क्षीण हो गई, उसकी आर्थिक हालत भी खराब हो गई और धन का अपव्यय भी उसने करा और प्रतिष्ठा भी अपनी खो दी। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन काल में जितनी भी योजनाएं उसने अपनाई वह सभी योजना उसकी असफल ही रही। इसकी असफलता का एक कारण जो माना जाता है वह यह कि मोहम्मद बिन तुगलक में सहनशीलता का अभाव था। वह शीघ्र सफलता अगर उसको नहीं मिल पाती थी तो वह बड़ा ही क्रुद्ध हो जाता था और उस योजना को वह तुरंत ही त्याग देता था। दूसरा, उसने अपने अधिकारियों की और नागरिकों की योग्यता का और क्षमता का लाभ भी नहीं उठाया। उनका सहयोग भी उसने पूर्ण रूप से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वह जल्दी ही संयम अपना खो देता था। तीसरा, उसमें व्यक्तियों और परिस्थितियों को समझने की परख का भी अभाव हमारे को लगता है, क्योंकि वह योग्य व्यक्ति को पहचान नहीं पाता था जो उसको सही सलाह देता और योजनाओं को अपनाना है या नहीं इसकी जानकारी देता, और ना ही वह परिस्थिति को पहचान पाता था कि किस परिस्थिति में और कैसे वह लाभकारी होगी या नहीं होगी। अब पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध लड़ने की क्योंकि उसे पहचान ही नहीं थी कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार से युद्ध किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में जब सेना को वहाँ भेजा तो उसको यह ट्रेनिंग पहले ही अपने सेना को देनी चाहिए थी कि पहाड़ में किस प्रकार से रहा जाता है और क्या परिस्थितियाँ वहाँ पे मिलती है, किस तरह से सेना को आगे बढ़ना होता है। फलस्वरूप उसकी सारी सेना ही समाप्त हो गई थी और वह 3 व्यक्तियों के साथ उसने अपने सैनिक अधिकारियों के साथ उसने अपनी सेना को पुनः बनाया था। तो इस प्रकार अपने चारित्रिक दोष के कारण उसने अपनी हर योजनाओं को असफल किया और उस योजना को समय भी, किसी भी योजना को उसने समय नहीं दिया। वह तुरंत ही घबरा जाता था, एक योजना शुरू करता था कि दूसरी। मैं आपको जब बता रही थी कि उसने 1327 में ये करा तो 1328-29 में ये करा, 29-30 में उसने विजय की योजना बना ली। तो एक के बाद एक वह योजना प्रारंभ करता ही जाता था, नई नई योजना अपनाया करता था। तो इस तरह से उसका नुकसान धन के रूप में भी हुआ, उसकी प्रतिष्ठा के रूप में भी हुआ, आर्थिक स्थिति उसकी नीचे आ गई, जनता उसके आकलन जो थी वह निम्न स्तर पर करने लग गई थी।
यहाँ तक के दरबारी गण भी उसको इस लायक नहीं समझने लग गए थे। तो उसकी असफलता ने उसको पूर्ण रूप से उसकी असफलता के कारण को हम उसके चारित्रिक दोष को हम मान सकते हैं जिसने उसको असफलता दी। थैंक यू सो मच।